यहाँ पे है हमारा गसट प्लेट। गसट प्लेट ये रहा, ये जो आप देख रहे हो गसट प्लेट है। इस गसट प्लेट के ऊपर ये जो आप देख रहे हो ये हमारा क्या है, लग एंगल। और ये लग एंगल ही हमारा यहाँ पे क्या है, मेन प्लेट है। तो अब देख लो, ये हमारा लग एंगल। ठीक। अब यहाँ पे इसका ये जो डी है ये हमारा विड्थ है यहाँ पे। ये हमारा यहाँ पे क्या है, लॉन्गिट्यूडनल फिलेट वेल्ड हो रखा है। देखो यहाँ पे हमारा क्या लॉन्गिट्यूडनल फिलेट वेल्ड हुआ। ठीक। ये हमारा लेफ्ट लेंथ है, जो आप देख पा रहे हो तो ना, ये लेफ्ट लेंथ है, ये लेफ्ट लेंथ है। लेफ्ट लेंथ क्या होता है, जितनी हमारी लग एंगल क्या होता है सर? क्या, तो यहाँ पे लेफ्ट लेंथ के बारे में बता रहा था। लेफ्ट लेंथ जो है गसेट प्लेट में वो लेस देन 5t नहीं होता, मतलब 5t से ज्यादा होना चाहिए। टी हमारा क्या है, थिकनेस है थिनर प्लेट का। और लॉन्गिट्यूडनल साइड फिलेट वेल्ड जो है वो हमारा डी से कम नहीं होना चाहिए। और डी हमारा यहाँ पे क्या है, ये जो डिस्टेंस है बीच में ये हमारा डी है। इस डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, ये वाले डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, ये हमारा यहाँ पे डी है। ठीक है। तो यहाँ पे जो गसेट प्लेट की वैल्यूज होती है जैसे कि लेफ्ट लेंथ वगैरह ये सब, ये हमने जो पहले पढ़ा था उनसे डिफरेंट होता है। अब इसेंट्रिक कनेक्शंस पे आ जाओ। ये इसेंट्रिक कनेक्शंस जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका रीजन है इंपॉर्टेंट होने का, आजकल एक ट्रेंड है, मतलब मैंने बहुत देखा है। जैसे कि हमारे एई के एग्जाम्स में देखा है, जेई के एग्जाम्स में आजकल देखा है, ईएससी में भी कुछ कुछ क्वेश्चंस जो हैं देखने को मिल सकते हैं। अब वो क्वेश्चन किस तरह का आता है, क्वेश्चन ये होता है कि इस तरह का एक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिया हुआ होगा। ये जो आपके यहाँ पे हैं ये आपके क्या है, बोल्ट्स हैं या फिर आपके रिविट्स हैं। ठीक है, ये सब चीजें आपकी हो सकती हैं। वो कहेगा कि यहाँ पे एक लोड लगा हुआ है और फिर वो आपसे पूछेगा कि बताओ कौन सा रिविट या फिर कौन सा बोल्ट सबसे पहले फेल होगा। यानी कि ये वाला होगा या ये वाला होगा या ये होगा या ये होगा, कौन सा होगा। तो वो हमें उसको चूज करके बताना होता है, ऑप्शन में दिया होता है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं, तो यहाँ पे इसेंट्रिक कनेक्शंस का डिजाइनिंग कैसे करते हैं। तो वो देख लो, ये जो इतना पार्ट है इसको मैंने नीचे भी एक्सप्लेन कर रखा है। वो देखो थोड़ा सा इसको मैंने ब्रॉड वे में मैंने इसको बनाया हुआ है। ये देखो यहाँ जो आप लोगों के सामने है ये वाली चीज, हम इस तरीके से थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करेंगे और फिर देखेंगे कि किस पे सबसे ज्यादा फोर्स लगा है। जिस पे सबसे ज्यादा फोर्स हमारा लग रहा होगा वो हमारा क्या होगा, सबसे पहले फिल हो जाएगा। ठीक है, तो अभी इसको भी समझेंगे। तो उससे पहले यहाँ पे आ जाओ। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसकी कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं। ये जो लोड आप देख रहे हो यहाँ पे, ये एक यहाँ पे कुछ डिस्टेंस होगा ये वाला। इस डिस्टेंस की वजह से यहाँ पे एक मूवमेंट बन रहा होगा। ठीक है, अब क्या होगा, एक तो इस मूवमेंट, ये जो मूवमेंट यहाँ पे बन रहा है इस मूवमेंट की वजह से फेलियर होगा। एंड दूसरा ये जो लोड लग रहा है एक इसकी वजह से फेलियर होगा। यानी कि एक तो मूवमेंट जो जनरेट हो गया वो, दूसरा जो लोड लग रहा है एक वो, दोनों की वजह से यहाँ पे फेलियर्स होने वाले। ठीक है, तो ये हमें दोनों को देखना है। अब देखो, तो यहाँ पे मैंने वही चीज लिखी है कि ड्यू टू द लोड पी द मेंबर विल रोटेट लीडिंग टू रिवेट्स रोटेशन ऑल्सो। इस लोड पी की वजह से जो हमारा मेंबर होगा वो रोटेट होगा, जिसकी वजह से हमारा जो रिवेट है उसका भी रोटेशन हो जाएगा। ठीक, अब देख लो, रिवेट्स और बोल्ट्स विल अंडरगो टॉर्शन। अब जो हमारे रिवेट्स और बोल्ट्स होंगे वो उन पे क्या अप्लाई हो रहा होगा, उन पे टॉर्शन अप्लाई हो रहा होगा। तो यहाँ पे मैं ये जो इक्वेशन है टॉर्शनल इक्वेशन ये अप्लाई करूंगा, सॉम वाला कॉन्सेप्ट है टॉर्शनल इक्वेशन। ये हमारा क्या है, यहाँ पे टॉर्शनल इक्वेशन है। ये देखो टॉर्शनल इक्वेशन, इसको मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा तो फॉर्मूला हमारा टी अपॉन जे इक्वल्स टू टो अपॉन आर इक्वल्स टू टॉ इक्वल्स टू, अब देख लो यहाँ पे ये है हमारा क्या, टॉर्क। सॉरी, ये जो है यहाँ पे टॉर्क, ये अपना स्ट्रेस है। टॉर्क यहाँ पे ये है। ठीक, जे हमारा क्या है यहाँ पे, ये अपना पोलर मॉडुलस है, पोलर मॉडुलस है। ठीक, आर हमारा क्या है यहाँ पे, ये डिस्टेंस है। डिस्टेंस किसका, हमारे रिवेट्स का डिस्टेंस है। ठीक है, सेंटर से रिवेट्स का डिस्टेंस, रिवेट्स हो या फिर बोल्ट से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो आगे चीज, तो जो हमारा मूवमेंट जनरेट हो गया पी की वजह से, उसकी वजह से एक्स्ट्रा टॉर्शनल इफेक्ट हो जाएगा। और फिर एक्स्ट्रा टॉर्शनल इफेक्ट की वजह से क्या होगा, यहाँ पे स्ट्रेसेस जनरेट हो जाएंगे। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो टॉ, ये अपना स्ट्रेस है, इसी के बारे में आपको बताया था, ये हमारा क्या है, स्ट्रेस है। अब स्ट्रेस एक्स्ट्रा यहाँ पे जनरेट हो गया तो फिर फेलियर की प्रोबेबिलिटी और ज्यादा बढ़ चुकी है। तो अब हम यहाँ पे कैलकुलेशंस कैसे करते हैं वो देखिए। तो इस पी की वजह से जो यहाँ पे पी लग रहा था इसकी लिए हम यहाँ पे मूवमेंट कंसिडर कर लेते हैं। यानी कि जितना भी यहाँ पे मूवमेंट बना रहा होता है ये एक डिस्टेंस होगा, यहाँ पे जो भी मूवमेंट बना रहा होगा ये पीई मूवमेंट बना रहा है। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे डिस्टेंस को कंसिडर किया है कि मेरा जो डिस्टेंस है वो ई है, वो ई डिस्टेंस है। ठीक है, फिर ये जब मेरा यहाँ पे मूवमेंट अफेक्ट आ जाता है इस लोड की वजह से, फिर मैं क्या करता हूँ, इस लोड को यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया जाता है सेंटर पर, जैसे ये किया हुआ है। तो ये चीज होती है, तभी इसकी कैलकुलेशंस की जाती है। ठीक है, तो पहले तुम्हें क्या करना है, एक तो मूवमेंट इफेक्ट ले लो और फिर उसको लोड को शिफ्ट करवा दो सेंटर, ये चीज।
तो अब एक चीज देखो, अब मैंने जैसे तुम लोगों को बताया था कि यहाँ पे फेलियर किन की वजह से होगा, एक तो उस मोमेंट की वजह से फेलियर होगा, दूसरा वो जो लोड लग रहा है उसकी वजह से फेलियर होगा। तो यहाँ पे देखो, ये जो F1 आप लोगों के सामने है ना, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे F1 इक्वल्स टू P अपॉन N, इसका मतलब क्या है? ये है यहाँ पे लोड जो लग रहा है, किसके ऊपर? जो लग रहा है एक एक बोल्ट, एक एक रिविट के ऊपर, ड्यू टू दिस परपेंडिकुलर लोड, ठीक है ना। तो यहाँ पे N क्या है? ये आपका नंबर ऑफ रिविट्स या फिर बोल्ट है, ये आपका नंबर ऑफ रिविट्स या फिर बोल्ट है, ये चीज है। ये आपका P क्या है? ये आपका अप्लाइड लोड है, अप्लाइड डायरेक्ट लोड कह देते हैं इसको, डायरेक्ट लोड। तो यहाँ पे F1 क्या है? एक तरीके से स्ट्रेंथ हो रही है, जो लोड पड़ रहा है आपके एक एक रिवेट या फिर एक एक बोल्ट पे डायरेक्ट लोड की वजह से, वही है। अब ये F2 है, F2 आपका क्या है? उस मूवमेंट की वजह से कितना जोर पड़ रहा है, कितना लोड पड़ रहा है, वो यहाँ पे निकलता है। तो ये क्या है आपका? ये तो आपका शेयर स्ट्रेस है, ये आपका क्या हो गया यहाँ पे? शेयर स्ट्रेस। अब इस शेयर स्ट्रेस में एरिया से मल्टीप्लिकेशन करो तो फिर ये ऑब्वियसली बन जाएगा क्या? लोड बन जाएगा। तो यहाँ पे शेयर स्ट्रेस में मैंने एरिया से मल्टीप्लिकेशन किया हुआ है। अब यहाँ पे टी क्या है आपका? टॉर्क है, वो पीई के बराबर है। जे आपका क्या है यहाँ पे? समेशन ए आर स्क्वायर है, ठीक है। समेशन ए आर स्क्वायर का क्या मतलब है वो तुम लोगों को बताऊंगा। यहाँ पे देखो, मान लो एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ठीक है ना। तो सभी का अलग अलग क्या होगा यहाँ पे? डिस्टेंस हो सकता है, या फिर हो सकता है कि सभी का सेम डिस्टेंस हो। तो अब देख लो, ये पहला रिविट, दूसरा, ये थर्ड वाला रिविट, ये फोर्थ वाला रिविट। तो समेशन ए आर स्क्वायर का क्या मतलब हुआ है? तो इसका मतलब हुआ है कि A1 R1 का स्क्वायर प्लस A2 R2 का स्क्वायर प्लस A3 R3 का स्क्वायर प्लस A4 R4 का स्क्वायर, ये यहाँ पे मतलब इसका होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे R1 क्या है? ये डिस्टेंस है, हर एक रेस्पेक्टिव रिविट का डिस्टेंस है या फिर हमारे बोल्ट का डिस्टेंस है। A1 क्या है? रेस्पेक्टिव रिविट या फिर बोल्ट का एरिया है। तो अगर हम उसको सिमेट्रिक बना रहे हैं, सिमेट्रिक बनाने का मतलब कि सारे डिस्टेंसेस, ये जो डिस्टेंसेस आप लोगों के सामने जो यहाँ पे डिस्टेंसेस हैं, ये बराबर डिस्टेंस पे हैं। दूसरी चीज, एरिया भी सेम है, तो फिर ये यहाँ पे जो हमारे पास में वैल्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा 4AR स्क्वायर, ये हो जाएगा। वरना तो फिर इस तरीके से, जैसे मैंने बताया, इस तरीके से निकाला ही जाएगा, ठीक है। ये अब आगे देखो, अब इस चीज पर आ जाता है। मैंने यहाँ पे ये पूरा फर्दर जो है डिटेल में कैलकुलेशन किया हुआ है, मैंने फ्री बॉडी डायग्राम भी बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। तो यहाँ पे F1 जो आप देख रहे हो, ये देखो, ये F1 है, ये सब पे ही नीचे की तरफ लगेगा। हर एक रिवेट, हर एक बोल्ट पे नीचे की तरफ लगेगा। ये क्यों लगेगा नीचे की तरफ? बिकॉज ये डायरेक्ट लोड की वजह से है ना, तो इसीलिए ये नीचे की तरफ लगेगा। अब मूवमेंट पे आ जाओ। अब मूवमेंट कैसे अप्लाई हो रहा है? ये देखो, मूवमेंट वाला लोड जो है यहाँ पे F2 है, इस तरीके से। अब F2 की भी एक ना थ्योरी होती है कि कैसे इसको लगाया जाता है। तो ये जो देखो F2 है, ये देखो इसके लिए लिखा है यहाँ पे, डायरेक्शन ऑफ F2 विल बी परपेंडिकुलर। जो ये F2 है, ये जो F2 है आपका, ये परपेंडिकुलर होगा। किसके परपेंडिकुलर होगा? उस लाइन के जो जोड़ रही है आपके सेंटर ऑफ ग्रेविटी को और रिविट को, ठीक है ना। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी और रिविट आपका कहाँ है? देख लो, तो ये रिविट आपका यहाँ पे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपका यहाँ पे। तो ये जो जोड़ रहा है यहाँ पे, ये जो लाइन ऐसे जा रही है, इसके परपेंडिकुलर आपका होगा F2। यहाँ पे ये इस बात को कहना चाह रहा है। ऐसे ही यहाँ पे ये देखो, ये लाइन ऐसे जा रही है, तो इसके परपेंडिकुलर हो गया ये यहाँ पे F2, ठीक। अब तुम लोग एक चीज और समझो, सबके मन में आ रहा होगा कि सर यहाँ पे मैंने नीचे की तरफ बनाया, यहाँ पे मैंने ऊपर की तरफ बनाया, तो ऐसा क्यों कर दिया मैंने? देखो क्यों किया है, उसका रीजन मैं तुम लोगों को अब बता देता हूँ। तो यहाँ पे समझो जरा, हुआ क्या है। शेप दोबारा से मैं बना लेता हूँ, ये छोटा सा मैंने यहाँ पे बनाया है, और ये गसेट प्लेट समझो इसको ऐसे, ठीक है ना। और इसको थोड़ा सा करते हैं। हाँ, अब देखो यहाँ पे ऐसे लोड लगा हुआ है, ठीक है ना। ये यहाँ पे क्या है? लोड लगा हुआ है। तो इसका मूवमेंट कैसा बन रहा है? इसका मूवमेंट इस तरीके से बन रहा है ना, इस तरीके से मूवमेंट इसका बन रहा है। देखो ऐसे बन रहा है मूवमेंट। तो यहाँ यही चीज हुई है, एंटी क्लॉक, क्लॉकवाइज। ये ऐसे, ये ऐसे, इस पे जब आप करोगे तो इस पे ऐसे हाँ होगा, सर, क्लॉकवाइज। इस पे जब आप करोगे तो इस पे ऐसे होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे डायरेक्शन लेना है अपने F2। अब आगे फर्दर हमें क्या करना है? F1 हमेशा नीचे की तरफ होगा, F2 के डायरेक्शन मैंने आप लोगों को बता दिए। अब आप लोगों को क्या करना है? यहाँ पे एंगल जो है वो निकालना सीखना है। देखो यहाँ पे एंगल क्या है? ये रहा एंगल यहाँ पे थीटा,
ठीक है ना। यहाँ पे एंगल क्या है, हर जगह मैंने थीटा से ही लिखा हुआ है, लेकिन वो थीटा का वैल्यू आपको खुद से कैलकुलेट करना होगा, अपनी अपने अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेट करना होगा। तो यहाँ पे एंगल आपका थीटा है, ऐसे यहाँ पे एंगल आपका क्या है, थीटा। थीटा यहाँ से यहाँ तक है पूरा, ऐसे यहाँ पे थीटा बनेगा, है ना, यहाँ पे थीटा बनेगा। तो इस चीज को आपको ध्यान देना है। अब आपको फर्दर क्या करना है वो देख लो, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो यहाँ पर रिजल्टेंट का एक फॉर्मूला मैंने नीचे जो है लिखा हुआ है। रिजल्टेंट का फॉर्मूला आप लोग के सामने है, ये रहा, एफ आर इक्वल्स टू F1 प्लस F2, ये सब है, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। तो हर एक रिविट पे आपको ये रिजल्टेंट लोड निकालना है। जब आप रिजल्टेंट निकाल लोगे तो आप सबकी वैल्यूज को कंपेयर करोगे और देखोगे कि किसकी वैल्यू सबसे ज्यादा आ रही है। जिसकी भी वैल्यू सबसे ज्यादा आ जाएगी वो वाला रिविट, वो वाला बोल्ट सबसे पहले फेल हो जाएगा। तो आपको ऑप्शन में वहां वही बताना होता है कि आपका कौन सा रिविट सबसे पहले फेल होने वाला है, 1 होने वाला है, 2 होने वाला है, 3 होने वाला है, या फिर 4 होने वाला है। ठीक है, नंबरिंग होगी वो आपको बताना। बात समझ में आ गई होगी सभी को। अब यहाँ पे देख लो आगे एक चीज और है। अब एग्जाम में क्या होता है भैया, प्री में ये चीज तो तब बड़े आराम से पॉसिबल है अगर अनसिमेट्रिक हो, है ना। अगर अनसिमेट्रिक हो तो बड़े आराम से पॉसिबल, लेकिन अगर सिमेट्रिक हो तो थोड़ा दिक्कत है ना। अब देख लो उसके लिए क्या किया जाता है, थोड़ा सा मैं तुम लोग को एक आइडिया बताता हूँ कि तुम लोग जो है बिना कैलकुलेशन करे थोड़ा सा एक अंदाजा लगा सकते हो। तो वो कैसे है ये देखो, यहाँ पे F2 जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R के। ये देखो यहाँ पे F2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, R के। अब कैसे प्रोपोर्शनल है, ऊपर फॉर्मूले में आ जाओ। ये देखो ये रहा फॉर्मूला यहाँ पे, F2 इक्वल्स टू T इंटू R, ये रहा फॉर्मूला। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया ना। तो यहाँ पे अब क्या होगा, जितना ज्यादा दूर F2 का वैल्यू उतना ज्यादा। तो हम क्या करेंगे, वही रिविट देखेंगे जो जितना ज्यादा दूर होगा अपने सेंटर से, है ना। ये रहा आपका सेंटर, यहाँ से वही देखना है हमें, जो ज्यादा दूर वो सबसे पहले फेल हो जाएगा। ठीक है, ये चीज हमें यहाँ पे कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे सिमिलरली लेस द वैल्यू ऑफ थीटा। अच्छा यहाँ पे क्या है, थीटा भी होता है, थीटा का भी आपको ध्यान देना है। थीटा का वैल्यू जितना कम होगा उतना आपका रिजल्टेंट का वैल्यू ज्यादा होगा, यानी कि थीटा आपका जितना कम बन रहा होगा उतना आपका वैल्यू ज्यादा हो जाएगा, फेलियर की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, है ना। रिविट जो भी होगा, वेल्ड और जो भी बोल्ट होगा वो पहले फेल हो सकता है, ये चीज। तो देख लो जो रिविट, जिस रिविट के ऊपर मैक्सिमम लोड लग रहा होगा और वो फेल होने वाली होगी उसको हम कहेंगे क्रिटिकल रिविट। ठीक। अब यहाँ पे देख लो मैंने एक इलस्ट्रेशन के लिए बनाया हुआ है, इलस्ट्रेशन के लिए देखो यहाँ पे, द शेडेड रिविट्स विल फेल अर्ली बिकॉज ऑफ मोर वैल्यू ऑफ आर, ये देखो आर फ्रॉम सेंटर। ठीक है, ये चीज हो रही है क्योंकि यहाँ पे आर की वैल्यू क्या है, ज्यादा है सेंटर से, इसीलिए ये हमारी पहले फेल हो रही है। चलो अब समझ लो, आगे आ जाओ यहाँ पे डिजाइनिंग ऑफ मेंबर पे। अब यहाँ पे आप डिजाइनिंग किस किस की करोगे, देखो मैं लास्ट टाइम बताया था आपको डिजाइनिंग करनी है, तो टेंशन मेंबर की, डी से लिख दिया मैंने, टेंशन मेंबर है, टेंशन मेंबर की आपको डिजाइनिंग करनी है। दूसरा आपको कंप्रेशन मेंबर जो होगा उसकी आपको डिजाइनिंग करनी है। एक आपको जो आपकी बीम होगी उसकी आपको डिजाइनिंग करनी है। तो आपको यहाँ पे 3 डिजाइनिंग करनी होगी। तो इन तीनों डिजाइनिंग के लिए मैं यहाँ पे ये जो चीज है ये मैं बेसिक आपको स्टेप्स बना करके बताऊंगा। बेसिक स्टेप्स का मतलब वही जैसे मैंने आप लोगों को समझाया था कि फाउंडेशन बना दूंगा, सेम इसी फाउंडेशन के ऊपर आपको अपनी ऊपर क्या है एलएसएम खड़ा कर देना। ठीक है ना, ये चीज है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे छोटे छोटे जो अपने स्टेप्स होंगे वो मैं यहाँ पे लिखवा दूंगा, फिर जो डिटेल्ड स्टेप होंगे वो एलएसएम में आ जाएंगे, तो तुम लोगों को याद जल्दी हो जाएगा एलएसएम। तो अब देख लो यहाँ पे सबसे पहले टेंशन मेंबर में समझो, परमिसिबल स्ट्रेसेस का जिक्र हुआ है। ये जो परमिसिबल स्ट्रेसेस का जिक्र हुआ है इसके बारे में जान लो कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है प्री में। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्री में बहुत आता है, बहुत प्रोबेबिलिटी है पूछे जाने की और बहुत पूछा जाता है। तो परमिसिबल स्ट्रेसेस है क्या, अब समझो यहाँ पे, अगर एक्सियल टेंशन है और एक्सियल कंप्रेशन है तो जो आपके परमिसिबल स्ट्रेसेस हैं वो क्या होते हैं, वो ये होते हैं सिग्मा एटी और सिग्मा एसी। सिग्मा एटी का मतलब देखो यहाँ पे बताता हूँ, ए का मतलब है यहाँ पे एक्सियल, टी का मतलब है यहाँ पे टेंशन, इंटेंशन हो जाएगा, ऐसे सी का मतलब हो जाएगा यहाँ पे कंप्रेशन। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये जो सिग्मा एटी लिखा है इसका मतलब है ए यानी कि एक्सियल। ठीक है, परमिसिबल की बात हो रही है, एक्सियल टेंशन, एसी यानी कि एक्सियल कंप्रेशन। तो यहाँ पे जो आपके परमिसिबल स्ट्रेस की वैल्यू होती है वो होती है 0.6 एफ वाई। ठीक है, एफ वाई का 60%। ठीक है ना। अब यहाँ पे देख लो, अब ये आपका क्या है, अलाउेबल की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे ये अलाउेबल ही है। तो यहाँ पे सिग्मा ए आप कैसे निकालते हो, अलाउेबल का क्या फॉर्मूला होता है मैंने आप लोगों को पहले बताया हुआ है, अलाउेबल इक्वल्स टू एफ वाई अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ये तो होता है। अब यहाँ पे क्या करना है, मुझे फैक्टर ऑफ सेफ्टी का ही कैलकुलेशन करना है।
तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी को मैं यहाँ पे ले जाऊंगा, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी यहाँ पे आ गया, तो एफ आई अपॉन क्या करूंगा, अब यहाँ पे सिग्मा ए कर दूंगा, अलाउेबल कर दूंगा, तो यानी कि एफ आई जो भी आपका है वो ऊपर आएगा, और ये जो अलाउेबल ये जो वैल्यूज है यहाँ पे ये नीचे आ जाएगा, 0.6 एफ आई यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे अब क्या होगा, देखो अब ये हो जाएगा कैंसिल आउट, ये यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या हुआ 1/0.6 हुआ है, तो देखो 1/0.6 हो गया, तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी आएगा 1.67। अभी जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी आई किसमें आई है, एक्सियल टेंशन और एक्सियल कंप्रेशन में। ये जो वैल्यूज है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ठीक है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी की, और ये जो ऊपर परमिसिबल है स्ट्रेस की, ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आती है। उसी तरीके से बेंडिंग टेंशन और बेंडिंग कंप्रेशन में भी होता है। बेंडिंग टेंशन के लिए देखो यहाँ पे बी के लिए बेंडिंग, टी फॉर टेंशन, बी बेंडिंग, सी फॉर कंप्रेशन, तो बेंडिंग टेंशन और बेंडिंग कंप्रेशन दोनों में कितना हो जाता है परमिसिबल, 0.66 एफ आई हो जाता है। ऊपर कितना था, ऊपर था 0.6 एफ आई, यहाँ पे है 0.66 एफ आई। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने थोड़ी सी वैल्यू बढ़ा दी है। क्यों बढ़ा दी है, परमिसिबल स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ा दी है, क्यों, क्या रीजन रहा है बढ़ाने का वो देखो, तो वो रीजन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो यहाँ लिखा है रीजन। तो इन डायरेक्ट टेंशन कंप्रेशन यूनिफॉर्म स्ट्रेसेस आर देयर। डायरेक्ट टेंशन और कंप्रेशन में क्या होता है, यूनिफॉर्म स्ट्रेसेस वहां पे होते हैं, लेकिन बेंडिंग में क्या होता है, स्ट्रेसेस जो है आउटरमोस्ट फाइबर में सबसे ज्यादा होते हैं, कंपेयर अगर हम करें इंटरनल से। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये आया है सॉम का कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, सॉम में कॉन्सेप्ट था ये वाला, आप लोगों को ध्यान होगा। बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम जब हम बना रहे थे तो वो इस तरीके से बनता था, तो हमें क्या मिलता था कि भैया जो हमारे आउटर मोस्ट फाइबर है, तो क्या आउटर मोस्ट फाइबर में सबसे ज्यादा हमारा क्या स्ट्रेस है, और इंटरनल फाइबर में 0 ऑलमोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या है, नॉन यूनिफॉर्मिटी है, तो यहाँ पे फेलियर जो है वो एक तरीके से क्या होगा, पार्शियल फेलियर होगा। देखो यहाँ पे बेंडिंग में क्या है, पार्शियल फेलियर है, पूरी तरीके से टूटेगा नहीं, कहीं कहीं से टूटेगा। कहां से टूटेगा, सबसे पहले बाहर से टूटेगा, ठीक। तो इसी रीजन की वजह से मैंने यहाँ पे परमिसिबल स्ट्रेस की वैल्यू क्या बढ़ा दी थी, यहाँ पे बढ़ा दी, ठीक। अब यहाँ पे देखो फैक्टर ऑफ सेफ्टी फिर उसी तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी जब हम उसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो बेंडिंग टेंशन और बेंडिंग कंप्रेशन में फैक्टर ऑफ सेफ्टी आता है 1.51, ऊपर कितना आता है 1.67, यहाँ पे आया 1.51, ठीक है, ये चीज है। अब देखो नेक्स्ट हमारा शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस में ये देखो हमारा सिग्मा एवरेज, सिग्मा एवरेज के लिए जो हमारा परमिसिबल है वो होता है, मतलब ये शियर स्ट्रेस की बात कर रहा हूँ, एवरेज शियर स्ट्रेस, तो एवरेज शियर स्ट्रेस में जो परमिसिबल स्ट्रेस है मेरा वो है 0.4 एफ वाई, ठीक है, वो कितना है, वो है 0.4 एफ वाई। तो इसके अकॉर्डिंग फिर से वैसे ही कैलकुलेशन करो, फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालो जैसे मैंने ऊपर बताया, तो वो आ जाता है 2.5। अब ये चीज को तो छोड़ दो, ये तुम फॉर्म में पढ़ चुके हो, उसको जरा छोड़ दो, कंफ्यूजन कर देगा तुम, है ना, ये सब तो पढ़ रखा है। अब यहाँ पे आ जाओ सिग्मा मैक्सिमम, अब यहाँ पे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के लिए जो आपका क्या है परमिसिबल वैल्यू है स्ट्रेस की, वो है 0.45 एफ आई। तो इससे आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी अपन निकालोगे वो आएगा 2.2, ठीक है, ये है। तो आपको ये सब वैल्यूज याद रखना। ऐसे ही बियरिंग स्ट्रेस में क्या होता है, आपका बियरिंग स्ट्रेस में हो जाता है 0.7 एफ आई, 0.7 एफ आई आपका क्या है, यहाँ पे परमिसिबल है। उसी तरीके से फिर आप बियरिंग स्ट्रेस के लिए, इस बियरिंग स्ट्रेस के लिए आप क्या निकालोगे, अपना फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालोगे, जो कि आ जाएगा 1.33। तो ये चीज होगा आपको यहाँ पे याद रखना है। अब यहाँ पे नीचे आ जाओ नेक्स्ट पे, अब देखो सेकेंडरी इफेक्ट्स, फॉर सेकेंडरी इफेक्ट्स ड्यू टू फैक्टर्स अदर देन विंड एंड अर्थक्वेक। यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है ये, यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि मान लो कि वहां पे कुछ और हो जाता है, ठीक है, कोई और किसी तरह का इफेक्ट आ जाता है, यानी कि जो स्ट्रेसेस है वो बढ़ जाते हैं, कुछ भी हो जाएगा, लोडिंग वगैरह बढ़ जाएगी इनकी वजह से, तो लोडिंग बढ़ जाएगी तो फेलियर बढ़ सकता है, फेलियर हो सकता है जल्दी हो जाए। तो वो कहना चाह रहा है कि अगर ऐसे कोई भी फैक्टर हुए जिनसे फेलियर की पॉसिबिलिटी बढ़ जाए, और वो फैक्टर विंड यानी कि तेज हवा और अर्थक्वेक यानी कि भूकंप के अलावा कुछ और होते हैं, तो उस केस में जो मेरे परमिसिबल स्ट्रेसेस की वैल्यू है वो 25% बढ़ा दूंगा मैं, ठीक है। यहाँ पे वो कह रहा है 25% बढ़ा दूंगा, यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे ले लो कि बियरिंग में ही कभी कितना, अभी कितना है 0.75 एफ आई है, मान लो कि यहाँ पे फैक्टर्स अदर देन क्या हो गया हमारा, मतलब अर्थक्वेक और विंड लोड के अलावा कुछ और है, तो यहाँ पे आप कितना बढ़ा दोगे 1.25 से मल्टीप्लिकेशन कर दोगे, 25% बढ़ चुका है, तो 0.75 एफ आई, तो ये हो जाता है आपका कितना 0.9375 एफ आई, इस तरीके से निकाल लो, ठीक। अब मान लो कि अर्थक्वेक ही आ जाता है और तेज हवाई चल जाती है, तो उस सिचुएशन में आप 33% बढ़ा देते हो, यानी कि आप 1.33 से मल्टीप्लिकेशन करोगे, ठीक है। तो ये चीज है। अब यहाँ पे टेंशन में आ जाओ, अब ये टेंशन में क्या है, अच्छा इस चीज को तो छोड़ दो, ये सब तो हमने पढ़ लिया था, मैंने बता भी दिया था, इसको छोड़ दो, ठीक।
अब ये आ जाओ टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, ये है काम की चीज। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, मेंबर, चैनल, एंगल, मतलब सब चीजों की यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात कर रहा है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों है मोस्ट इंपॉर्टेंट? क्योंकि यहाँ पे हम ये जो ए नेट लिखा है, ये नेट एरिया कैलकुलेट करना सीखेंगे, और ये नेट एरिया कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है। जिसने सही से कैलकुलेट नहीं किया उसका क्वेश्चन गलत है। ठीक है, तो यही हमें यहाँ पे हम सीखना है। तो देखो ये है आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे भैया? आपका टेंसाइल शियर जो भी, सॉरी, जो भी आपका टेंसाइल स्ट्रेस होगा, ये रहा आपका परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस, उसमें आप मल्टीप्लिकेशन किससे करोगे? नेट एरिया से करोगे। यहाँ पे नेट एरिया क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने आप लोगों को समझाया था ना कि टेंशन में आप क्या लोगे? आप अपना नेट एरिया लोगे, ठीक है ना? तो इस वजह से आ रहा है। टेंशन मेंबर में हमें क्या लेना है? यहाँ पे नेट एरिया लेना है। ठीक, इस चीज को याद रखना। तो अब देखो, अब यहाँ पे नेट एरिया हम कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो यहाँ पे आपका एक क्या है? फ्लैट है आपके सामने, ये जो है यहाँ पे, ये फ्लैट है, ये फ्लैट है। इस फ्लैट में यहाँ पे तीन, ये जो आप देख पा रहे हो, ये रिविट्स भी हो सकते हैं, बोल्ट्स भी हो सकते हैं। फिलहाल इनको स्पेस समझो, होल समझो। तो होगा क्या? टेंशन, टेंशन में कैसे फेल हो सकता है भैया? टेंशन में तो ऐसे खींचा जाएगा ना, तो खींचा जाएगा तो फिर कैसे फेल होगा? इस तरीके से फेल होगा जैसे मैंने दिखाया हुआ है ना? तो यहाँ पे इस तरीके से फेल हो जाएगा। तो अब देखो, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये मैं चीज तुम लोगों को बता भी चुका था कि टेंशन मेंबर में हमें कुछ नहीं करना, बस नेट एरिया कैलकुलेट करना सीखना है, और कुछ नहीं। ठीक है, ये चीज है। तो अब यहाँ पे हम उसी चीज को यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहला केस होगा हमारा यहाँ पे फ्लैट का। किसका? फ्लैट का। अब एक चीज जरा समझो, यहाँ पे जो WSM वाले मेरे नोट्स ही चल रहे हैं ना, और ऐसे ही बाद में आगे आ जाएंगे LSM वाले। तो ये जो WSM के नोट्स है, मैं इनके बारे में तुम लोगों को बता दूं, इनको प्लीज अच्छे से कर लेना। तुम्हारा प्री तो कहीं नहीं गया, ठीक है ना? प्री का तुम एक भी चीज नहीं छोड़ के आओगे, और LSM अगर तुमने कर लिया तो फिर तुम मेंस का कुछ नहीं छोड़ के आओगे। ये जो यहाँ पे WSM वाले नोट्स हैं, ये बिल्कुल ऐसे हैं, ये समझ लो कि तुम्हें तो एक तरीके से होली बाइबल मैंने दे दिया कि सब कुछ जो है इसी से आने वाला है। ठीक, अब यहाँ पे फ्लैट्स पे आ जाओ दोबारा। तो फ्लैट में तुम्हारा ये यहाँ पे क्या है? गसेट प्लेट है। ये तुम्हारा यहाँ पे ये स्पेस दिया हुआ है। यहाँ पे इस स्पेस में क्या हो? या तो वेल्ड, सॉरी, या तो बोल्ट होगा या फिर तुम्हारा रिविट होगा, दो ही चीज हो सकती है। अब देखो, ये तुम्हारा यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक क्या है? बी है। अब ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो, ये साइड वाला इमेज देख रहे हो, यानी कि यहाँ पे साइड में ये जो था इस तरीके से था, ठीक है ना? यहाँ पे इस तरीके से ये जो साइड वाला इमेज ये जो है बना हुआ, इस तरीके से आप देख लो, ये। तो यहाँ पे क्या होगा? अब देख लो, तो ये है आपका क्या? वो डाया। कौन सा डाया? ये वाला डाया, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे भी तीन होल हो रखे हैं ना, तो ये तीन है। ऐसे एक यहाँ पे ये रडाया, ठीक। अब देखो आगे यहाँ पे क्या करना है। यहाँ पे हमें जब नेट एरिया निकालना होगा तो हम बी में से क्या माइनस करेंगे भैया? एक डाया ये रहा, एक डाया ये रहा, एक डाया ये रहा, यानी कि तीन डाया माइनस करेंगे। तो यहाँ पे बी माइनस 3D हमें कर देना है। तो यहाँ पे बी नेट कितना हो जाता है? सॉरी, बी नेट कितना हो जाता है? ये हो जाता है बी माइनस 3D। तो ए नेट कैसे निकलेगा? ए नेट निकलेगा बी नेट इंटू टी। टी आपका क्या है यहाँ पे? थिकनेस। कौन सा थिकनेस है? ये देखो, ये रहा साइड थिकनेस है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका निकल जाता है इसमें। अब चेन रिविटिंग अगर है, चेन रिविटिंग का मतलब, चेन रिविटिंग का मतलब है, मान लो एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया, इस तरीके से अगर चेन रिविटिंग है तो उस केस में आपको कैसे निकाला जाएगा? सॉरी, ये हमारा चेन रिविटिंग ही था, मैं गलत बोल गया। चेन रिविटिंग में निकाला जाएगा इस तरीके से। अब स्टैगर्ड रिविटिंग में आ जाओ, ये है आपका यहाँ पे स्टैगर्ड रिविटिंग। तो स्टैगर्ड रिविटिंग कैसा होता है? सबसे पहले मैं यहाँ पे स्टैगर्ड रिविटिंग को थोड़ा सा ना अलग बना लेता हूँ, एक एक चीज को समझते हुए चलेंगे। मैंने यहाँ पे इस शेप को ऐसे बना दिया है, ठीक। अब स्टैगर्ड रिविटिंग कैसी होगी? एक, दो, तीन और एक, दो। लो जी, मैंने अभी इतना यहाँ पे बनाया। तो स्टैगर्ड रिविटिंग के लिए हम क्या करते हैं ना, तो यहाँ पे सबसे पहले ये जो मेरा यहाँ पे है, ये मेरा एक सेक्शन है, इसको मैं सेक्शन नाम देता हूँ यहाँ पे 1। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो दूसरा, ये मेरा सेक्शन है 2, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले तो इस 1-1 सेक्शन के लिए हम निकालेंगे, फिर हम नेक्स्ट निकालेंगे 2-2 सेक्शन के लिए। तो इस तरीके से होता है। यहाँ पे पहले 1-1 के लिए निकालना है, फिर हमें 2-2 के लिए निकालना है। अब जब हम 1-1 के लिए निकालते हैं तो सिंपल तरीके से निकालते हैं, फिर जब हम 2-2 के लिए निकालते हैं तब हम कैसे करेंगे? तब हम सारे कंसिडर करेंगे, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे किया जाता है। अब देखो यहाँ पे ए नेट 1 यहाँ पे हमें निकालना है, तो यानी कि पहले सेक्शन की बात कर रहा हूँ, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो ए नेट 1 निकालना, तो फिर मुझे क्या करना है? बी माइनस 3D इंटू टी कर देना है। तो 3 क्यों? क्योंकि 1, 2, 3, यहाँ पे 3 स्पेसेस है। अब ए नेट 2 जब मैं यहाँ पे 2 के लिए निकालूंगा तो मुझे क्या करना होगा? तो मैं यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 पांचों स्पेसेस कंसिडर करूंगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी माइनस 5D हो जाएगा, ठीक। अब आगे क्या होता है?
आगे ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे 4p² इसको मैं तुम लोगों को बता देता हूँ। जनरल फॉर्मूला क्या है? जनरल फॉर्मूला है ए नेट 2 की मैं बात कर रहा हूँ भैया, बी माइनस एन डी। एन आपका क्या है? टोटल स्पेसिस। ये जो आप देख रहे हो ना यहाँ पे, ये टोटल स्पेसिस हो जाएंगे 5 फिलहाल के लिए, तो इसीलिए यहाँ पे 5 वैल्यू लिखी गई। तो यहाँ पे एन डी प्लस यहाँ पे आता है क्या आपका NP²/4G। अब ये क्या है? एन आपका उसी तरीके से क्या है? एन आपका यहाँ पे सेकंड वाले में जितने होंगे ना वो आपका अब यहाँ पे एन होगा, ठीक है? अच्छा सॉरी, सेकंड वाले में, यानी कि सेकंड वाले के लिए जो आपकी जो स्टैगर्ड पिच होगी ना उनकी मैं बात कर रहा हूँ। स्टैगर्ड पिच जो होंगी वो काउंट करनी है। तो स्टैगर्ड पिच यहाँ पे कितनी है? 4, 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4। ठीक है, ये होती है आपकी नंबर ऑफ स्टैगर्ड पिच। तो यहाँ पे आपका ये एन वो होगा, नंबर ऑफ स्टैगर्ड पिच। तो इसको मैं यहाँ पे N1 से मेंशन कर लेता हूँ, N1। ठीक है, ये डिफरेंट होता है। ND क्या है? आपके टोटल नंबर ऑफ रिवेट्स या फिर बोल्ट्स हो जाएंगे। ये है, इस तरीके से इसको काउंट किया जाता है, ठीक है ना? और इनटू टी से मल्टीप्लिकेशन कर दो, थिकनेस से मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो आपका एक आया है A-net1, एक आया है आपका A-net2। अब यहाँ पे क्या है? हमें मिनिमम लेना है A-net1 का और A-net2 का। जो भी हमारा मिनिमम वैल्यू होगा वो हम यहाँ पे लेंगे, ठीक? और फिर उससे हम अपनी कैलकुलेशन करेंगे। ऊपर हमने समझ लिया। जनरल मैंने यहाँ पे नीचे लिखा हुआ, ये रहा आप लोगों के सामने जनरल वाला है जो मैंने अभी बता दिया आपको। अब मान लो कि इस तरह का भी एक केस आ सकता है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो। इस तरह का केस क्या है? यहाँ पे पिच जो है सेम नहीं होगी। देखो सेम पिच नहीं है भैया, नीचे पिच है P1, ऊपर पिच है P2। ऐसी गेज लेंथ जो है वो सेम नहीं है, गेज लेंथ डिफरेंट है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाता है? तो देखो ऐसी सिचुएशन में हम टोटल रिवेट्स जो होंगे या फिर बोर्ड्स होंगे वो एक बार माइनस करो, तो B-3D ऐसे हो जाएगा, ठीक है? फिर आगे क्या होगा? यहाँ पे P1²/4G1। P1² यानी कि ये जो पहले वाले स्टैगर्ड पिच के बीच में एक पिच है ना, ये है आपका P1², क्योंकि एक है ये तो एक आ जाएगा। यहाँ पे इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये है G1, तो ये G1 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक? ऐसे यहाँ पे दूसरे के लिए हो जाएगा। दूसरा आपका कितना है? यहाँ पे देखो G2 है और ये P2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा P2/4G2² इंटू टी। तो यह हो गया आपका दूसरा वाला। तो यहाँ पे इस तरीके से आपका A-net2 आ जाता है। आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा। जब आप इस केस में A-net1 निकालोगे तो A-net1 कैसे निकाला जाता है? तो वो हो जाता है B-3D इंटू टी, क्योंकि यहाँ पे टोटल आ जाएगा, ठीक? ये चीज होती है। अब नीचे देख लो। अब केस 2 है हमारा यहाँ पे एंगल सेक्शन। ऊपर अभी हमने देखा था क्या? फ्लैट्स के बारे में देखा। ये जो हम अभी यहाँ पे देख रहे हैं फ्लैट्स वगैरह के बारे में देख रहे हैं, गसर प्लेट के बारे में देख रहे हैं। अब यहाँ पे आ जाओ, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे सेकंड केस है जो कि है एंगल सेक्शन का। ये वाला केस भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसमें हमें बहुत सारी चीजों को समझना होता है। देखो ये इंपॉर्टेंट कैसे है। एंगल सेक्शन में हम क्या करते हैं? ये देखो पहला यहाँ पे बोथ लेग्स आर कनेक्टेड टू द गसर प्लेट। बोथ लेग्स के कनेक्टेड होने का मतलब एक लेग ये रहा, एक लेग ये रहा, दोनों कनेक्टेड। देखो ये वाला लेग यहाँ कनेक्ट हो गया है और यहाँ इस वाले लेग के लिए नीचे यहाँ पे और एक गसट प्लेट होगा जो यहाँ पे ऐसे कनेक्ट होगा, ठीक है? जो कि मैंने अभी दिखाया। तो यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ, ठीक? अब इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं वो मैं तुम लोगों को बता दूँ। तो इसको मुझे थोड़ा सा मॉडिफाई करना होता है। कैसे मॉडिफाई करना होता है? ये जो नीचे वाला हिस्सा जो आप देख रहे हो ना यहाँ पे, जिसको मैंने अभी रेड से शेड किया था, ये देखो जो मैं यहाँ पे शेड कर रहा हूँ, जो नीचे वाला हिस्सा है, इसको हम रोटेट करवा देते हैं, ठीक है? कैसे रोटेट करवाते हैं? इसको मैं इस तरीके से रोटेट करवा दूंगा और इसको रेक्टेंगुलर शेप बनवा दूंगा, ठीक है? इसको क्या कर दूंगा? रोटेट करवा के एक रेक्टेंगुलर शेप बना देना। अब कैसे किया जाता है वो देखो। तो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो पहला एक जो रिवेट लगा हुआ है या फिर कह सकते हैं कि बोल्ट लगा हुआ है, फिलहाल इसको रिवेट मान लो, वो ये है आप लोगों के सामने, ये वाला है, वो ये रहा, ठीक? ये जो दूसरा है ये कहाँ है? ये मैं आपको बताता हूँ, ये यहाँ होगा कहीं पे ऐसे, ठीक है? यहाँ पे कहीं ये भी आपका यहाँ पे नीचे प्लेट है, कोई प्लेट यहाँ पे कनेक्टेड है इस तरीके से नीचे, ये चीज है। अब क्या होता है मैं तुम लोगों को बताऊं, मैं इसको बना देता हूं एक्चुअल शेप में, यानी कि ये बैंड है। ये जो है अभी बैंड है, हल्का सा ऐसे बैंड है। ये देखो यहाँ पे क्या है ना, बैंडिंग हो रखी है इसकी। तो देखो एक प्लेट जो है वो पीछे लगी हुई है, यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो, एक प्लेट मैंने यहाँ पे पीछे लगाई हुई है। इसको दूसरे कलर से बना देते हैं। देखो यहाँ पे जो रेड कलर वाली बनाई है मैंने पीछे कनेक्टेड है, ऐसे नीचे तक जा रही है। और यहाँ पे दूसरे कलर से बनाते हैं, यहाँ पे जो नीचे मैंने ब्लू वाला बनाया हूँ वो यहाँ पे कनेक्टेड है ऐसे, वो नीचे वाले से कनेक्टेड है।
तो होता क्या है कि पहला जो रिविट आप देख पा रहे हो वो यहाँ पे होता है, इस जगह पे, ये जो है ये आपका पहला रिविट है, या आपका पहला रिविट ये आपका यहाँ पे दूसरा रिविट है। तो दूसरा रिविट कहाँ होता है, वो इस साइड में होता है ना। मतलब एक एंड पे एक रिविट होता है, यहाँ पे ये पहला रिविट है और ये आपका दूसरा रिविट है जो कि दूसरे कोने की साइड में होता है। तो इस तरीके से होता है। तो जब मैं इसको रोटेट करवाऊंगा, यानी कि इस हिस्से को जब मैं ऐसे नीचे की तरफ रोटेट करूंगा, सीधा करूंगा, तो यहाँ ये आपका पहला रिविट आ जाता है, यहाँ पे आपका दूसरा रिविट आ जाता है। ठीक। अब यहाँ पे कैलकुलेशन हमें करनी होती है। कैसे कैलकुलेशन करनी है वो देख लो यहाँ पे। तो यहाँ इसको मैं जरा हटा देता हूँ, ये मेरा पहला। तो यहाँ से इस तरीके से एक जो है लाइन पास होगी, इस तरीके से, ये रही, इस तरीके से। चूंकि स्टैगर्ड वाला केस बन चुका है, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो स्टैगर्ड के लिए यहाँ पे ए नेट टू कैसे निकलेगा, मैंने बताया था बी माइनस टू डी, सारे टोटल कर दो रिविट्स और बोल्ट्स का होल। तो यहाँ पे टू डी क्योंकि दो होल्स हैं, प्लस पी स्क्वायर अपॉन फोर जी। पी स्क्वायर अपॉन फोर जी क्यों है, क्योंकि देखो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक सिर्फ एक ही तो पिच है, तो इसीलिए हुआ है यहाँ पे पी स्क्वायर अपॉन फोर जी। ठीक। और जी भी सिर्फ अकेला ही है यहाँ पे क्योंकि दो ही है। तो ये चीज है। ठीक। अब यहाँ पे ए नेट वन कैसे निकाला जाएगा वो तुम लोगों को बताता हूँ। ए नेट वन के लिए फिर उसी तरीके से ये आपको सिर्फ एक ही यही वाला सेक्शन आपको कंसिडर करना है ए नेट वन के लिए। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हो नीचे ये रहा, ए नेट वन के लिए बी माइनस डी ही किया हुआ है यहाँ पे सिंपली, और ए नेट टू के लिए हमने यहाँ पे किया है बी माइनस टू डी प्लस पी स्क्वायर अपॉन फोर जी इंटू टी, ये मैंने यहाँ पे किया। अब बात यहाँ पे आ जाती है कि आपको बी कैसे लेना है। ये जो बी आपका है ये आपको कैसे लेना है। तो यहाँ पे ये देखो ये आपका ओवरऑल बी है। अब ये कैसे लिया जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे क्या है ना, ये है L1 प्लस L2, ये आपका L1 है यहाँ से यहाँ तक जो आप देख पा रहे हो, और L2 आपका यहाँ से यहाँ तक है। ठीक, मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, ये आपका L2 है, ये आपका यहाँ पे L1 है। तो होता क्या है, इसमें जो थिकनेस है T, ये दो बार आ जाती है, तो इसीलिए B इक्वल्स टू L1 प्लस L2 माइनस T कर देते हैं हम, तो हमें B मिल जाता है। और इस B की निकाली गई वैल्यू को हम जो है यहाँ पे पुट करेंगे, फिर ऐसे ही यहाँ पे भी पुट करेंगे, तो ये चीज होती है। ठीक है ना। चलो, तो हमने यहाँ पे समझ लिया एक केस। अभी देखो, अभी हमने कौन सा समझा, इस बात को याद रखना, डिफरेंसेस तुम लोग को याद होने चाहिए। अभी हमने कौन सा समझा है, बोथ लेग्स आर कनेक्टेड। ये देखो, बोथ लेग्स आर कनेक्टेड टू द गसेट प्लेट, जब दोनों ही लेग्स कनेक्टेड होंगे किससे, गसेट प्लेट से। अभी हमने ये वाला केस समझा है। अभी अगला केस समझो। अगला केस कौन सा है, जब सिंगल लेग कनेक्टेड होगा। सिंगल लेग कनेक्टेड होने का मतलब है, देखो यहाँ पे सिर्फ एक ही लेग कनेक्टेड है, दूसरा लेग हवा में है। ठीक है, तो उस केस में ए नेट जो होता है वो होता है A1 प्लस के A2। भी जो के है ये कांस्टेंट होता है। के को कैसे निकालते हैं, 3A1 अपॉन 3A1 प्लस A2। अब ये A1 A2 क्या है, A1 है आपका एरिया, किसका एरिया, कनेक्टेड लेग का। कनेक्टेड लेग कौन सा, ये वाला है कनेक्टेड लेग। ठीक। अब A2 क्या है, एरिया है आपके आउटस्टैंडिंग लेग का। आउटस्टैंडिंग लेग कौन सा है, ये जो आपका हवा में बाहर निकला हुआ है, ये आपका आउटस्टैंडिंग लेग है। ठीक है, तो ये चीज होती है। तो मैं यहाँ पे इनको मेंशन कर देता हूँ। आपका आउटस्टैंडिंग लेग कौन सा है और कनेक्टेड लेग कौन सा है, ये आपका है यहाँ पे कनेक्टेड लेग, कनेक्टेड लेग है। और ये जो है ये आपका आउटस्टैंडिंग लेग है, ये आउटस्टैंडिंग लेग है। चलो जी, तो इतनी चीज हो चुकी है। अब के का जो वैल्यू होता है, मैं इसके बारे में आपको बता दूं कि हमेशा के का वैल्यू लेस देन 1 होगा। बस एक कंडीशन होगी, अगर वहां पे टैक रिविट है, टैक रिविट अभी आगे आएगा, मैं बताता हूँ क्या होता है। अगर वहां पे टैक रिविट है तो के का वैल्यू 1 के बराबर हो जाता है। और ये वाला कंडीशन भी मैंने आगे लिखा हुआ है कि व्हेन टैक रिविट इज प्रेजेंट, के का जो वैल्यू है वो 1 के बराबर हो जाएगा। ये मैंने आगे लिखा हुआ है। तो अब देखना यहाँ पे स्ट्रेस जो है, ये जो पॉइंट्स आपके सामने दो पॉइंट्स हैं, ये समझ लो क्या है एक्चुअली में होता क्या है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, आगे यहीं पे देखिए, आपका ये वाला जो एक लेग है, कौन सा लेग की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक से, ये वाला जो आपका लेग है, ये वाला लेग, इस लेग में कुछ भी स्ट्रेस आ रहा है, तो वो स्ट्रेस इस लेग से यहाँ नीचे तक आने में, यानी कि दूसरे लेग तक आने में कुछ टाइम लगा देता है। ठीक है ना। तो वो जो ट्रांसफर हुआ है ना स्ट्रेस, और वो जो टाइम लगा है, वो जो डिले हुआ है ट्रांसफर में, उसको हम कहते हैं शियर लेग इफेक्ट। ठीक है। तो वो जो शियर स्ट्रेस के ट्रांसफर होने में जो जो टाइम डिफरेंस हुआ है, उसको हम कहते हैं शियर लेग इफेक्ट। वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, शियर लेग इफेक्ट। ये आप लोगों के सामने शियर लेग इफेक्ट। ठीक। स्ट्रेस ट्रांसफर जो होता है वो मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल होता है, यानी कि एक एक मॉलिक्यूल से स्ट्रेस का ट्रांसफर होता है, एक एक पार्टिकल से स्ट्रेस का ट्रांसफर होता है। ये चीज है। ठीक। अब इसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट केस आ जाएगा। नेक्स्ट केस हमारा क्या है, ये देखो यहाँ पे टू एंगल्स, दो एंगल्स होंगे, कनेक्टेड है, बैक टू बैक कनेक्टेड है। ठीक है, वन साइड ऑफ गसेट और टी सेक्शन। इसका मतलब क्या होता है, बैक टू बैक कनेक्टेड है। अभी देख लो,